हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केम विजन। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग ग्राफ्स वगैरह और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में ये आता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं, मतलब कौन सा रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकती हूँ। रेट ऑफ, मान लीजिए ये कोई आपका रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आपका बहुत सारे एंजाइम रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंडर में आते हैं। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कुछ छोटा सा हिंट था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किस तरह से करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में, जीरो ऑर्डर वाले वीडियो में आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग किसको कहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप मेरा प्रीवियस वीडियो में जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ओके, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ओके, कि हम लोग का रेट कांस्टेंट होता है, तो आर हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम लोग को मालूम है ये, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैं ये ए को इधर ले आऊँगी ताकि मुझे इंटीग्रेट करने में आसानी हो सके। फाइन, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। और अगर इंटीग्रेट करना हो मुझे तो फिर मैं इसको ए नॉट से ए टी के बीच में करूँगी, और ये जो जीरो डी टी है ये जीरो से टी हो जाएगा। तो ए नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन होता है जीरो एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, और ये ए टी क्या होता है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ओके, हमारा मैं नेगेटिव साइन को कर दूंगी, इसको लॉन, ये हो जाएगा लॉन ए टी माइनस लॉन ए नॉट इक्वल्स टू इक्वल्स टू के टी। ओके, अगर मैं नेगेटिव साइन को खोल देती हूँ तो मेरा आ जाएगा, जो लॉन ए नॉट नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस लॉन ए टी इक्वल्स टू के टी। अगर मैं लॉन को लॉग की टर्म्स में लिखती हूँ तो वो हो जाएगा 2.303 लॉग। 2.303 मल्टीप्लाई हो जाता है अगर मैं लॉन से लॉग में कन्वर्ट करती हूँ तो। ओके, ए टी इक्वल्स टू के टी। तो फिर ये 2.303 को मैं राइट हैंड साइड ले लूँगी। ओके, ताकि हम लोग का लॉग के टर्म्स में आसानी से आ जाए। ओके, इक्वल्स टू के टी बाय 2.303। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, ये हमारा दूसरा डेरिवेशन आ गया। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। ओके, इसको अगर आप एक फॉर्मूला को याद रखते हैं तो फिर आप आसानी से जितना सारा फॉर्मूलेज होते हैं आप उसको आराम से डिराइव भी कर सकते हैं। आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारा फॉर्मूलेज। ओके, क्या हो जाता है ना, आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो फिर या फिर प्रेशर के वजह से या फिर नर्वसनेस की वजह से आप बहुत सारा जितना सारा फॉर्मूलाज होता है उस सारे को मिक्सअप करके कुछ और लिख के आ जाता है अगर आप रट्टा मारते हैं। तो फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको डेरिवेशन याद रहना चाहिए। आप डिराइव करके जाओ ना, आप समझ के जाओ, तो फिर क्या रहता है ना, वो दिमाग में रहता है, आप वो भूलते नहीं उसको। अगर आप मतलब इन केस भूल भी जाते हो तो आप फटाफट से डिराइव करके आराम से निकाल सकते हैं आंसर। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डेरिवेशन को याद रखें। ठीक है, ये था
अगर मैं इसको मैं ऊपर मिटा दे रही हूँ, ठीक। अगर मैं ये लॉन या फिर लॉग को ही हटा दूँ तो फिर मैं क्या करूँगी, ये लॉन ये ए नॉट बाय ए टी इक्वल्स टू ए टी। अगर लॉन को मैं राइट हैंड साइड ले लूँगी तो मेरा हो जाएगा e टू द पावर ए टी इंटू ए टी। ये भी एक फॉर्मूला होता है जो कि काफ़ी काम आता है, ठीक है। लॉन को मतलब ये जब लॉन को मैं राइट हैंड साइड ले लूँगी तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज, ओके। अभी हम लोग ग्राफ के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ किस तरह से प्लॉट होता है, किस तरह की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ किस तरह से प्लॉट होता है। फाइन, ग्राफ तो जो फर्स्ट ग्राफ होगा हम लोग का वो मैं यहाँ पे मैं इसका ग्राफ करना चाहती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं लॉन ए टी इक्वल्स टू लॉन ए नॉट माइनस के टी, मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, करेक्ट। तो इसको मैं y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, ये होता है हम लोग का इक्वेशन फॉर ग्राफ बोल सकते हैं या फिर इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, ये होता है, ठीक है। तो फिर इस तरह से अगर इस टर्म में लिख दूँ और मुझे लॉन ए टी और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। लॉन ए टी और टी के बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो टी मेरा एक्स एक्सिस पर है, मतलब मेरा एक्स हो जाएगा टी, और एम मतलब स्लोप होता है, वो स्लोप हो जाएगा मेरा माइनस के, ओके। माइनस के मतलब ऑब्वियसली वो ऐसा डिक्लाइंड आएगा स्लोप, स्ट्रेट लाइन आएगा लेकिन डिक्लाइन, सॉरी मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, मैं बचपन से ही मतलब ड्राइंग में बहुत खराब हूँ, ओके। तो लेकिन स्ट्रेट लाइन लेकिन डिक्लाइन फॉर्म में आएगा। और मेरा वाई एक्सिस पे लॉन ए टी है, जो सी होता है उसको हम लोग वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। वाई इंटरसेप्ट मतलब कि आपका वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे ये स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रहा है, मतलब कहाँ पे वो स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा मेरा वाई इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा हो जाएगा लॉन ए नॉट, जो कि वाई इंटरसेप्ट। फाइन, इस तरह से कुछ हो जाएगा मेरा ग्राफ अगर मैं लॉन ए टी और टी को प्लॉट करती हूँ। तो अगर मैं लॉग ए टी को प्लॉट करूँ तो फिर कुछ नहीं, सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। लॉन के जगह पे सिर्फ आपका लॉग आ जाएगा, ये लॉन ए नॉट के जगह पे आपका लॉग ए नॉट आ जाएगा। और ये जो पहले ये माइनस के था ना जो स्लोप, ये अभी माइनस के बाय 2.303 हो जाएगा, ये हम लोग का स्लोप हो जाएगा, ओके, लॉग के टर्म्स पे। ये दूसरा ग्राफ था। अगर मैं आपको तीसरा ग्राफ बताऊं इसके टर्म्स पे, ये ए नॉट इक्वल्स टू ई के टी और ए टी के टर्म्स पे, तो किस तरह से मेरा ग्राफ हो जाएगा। ग्राफ बस ये लॉग को मैं हटा दूंगी, ए टी जैसा था वैसा रहेगा, ओके, टी भी जैसा था वैसा रहने दो, बस ये जो स्ट्रेट लाइन है ये चेंज हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, कुछ इस तरह से आपका कर्व आ जाएगा, ओके। क्योंकि ये और ये तो ए नॉट ही था, ये तो ए नॉट ही है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है, इसीलिए ये ऐसे कर्व में आ जाएगा। फाइन, तो ये था हम लोग का ये था हम लोग का 3 ग्राफ। और एक ग्राफ है, ठीक, और एक ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं तो किसके बीच में, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। हम लोग को पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरा ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। फाइन, ये था हम लोग का ग्राफ। और ग्राफ गलती से भी मत भूल के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ। ये काफ़ी अच्छा आपको स्कोर दिला सकता है, लेकिन अगर आप इसको छोड़ के जाते हैं तो आप अच्छा खासा मार्क लूज करके आएंगे। तो आई सजेस्ट कि आप ग्राफ को अच्छी तरह से समझ के जाइए, मत ये नहीं कि आप रट्टा मार के जा रहे हैं ग्राफ्स को, ऑलरेडी मैसअप हो जाएगा और कुछ और बनाने की जगह पे कुछ और बना के आ जाओगे आपको, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है। मान लीजिए आप ए से पी प्रोडक्ट आपका चेंज हो रहा है और एट टाइम t0 आपका यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, और क्योंकि प्रोडक्ट बना नहीं है टाइम 0 पे, इसीलिए इसका कंसंट्रेशन 0 होगा। ओके, एट टाइम टी पे इसका कुछ पार्ट प्रोडक्ट में चेंज होगा, राइट। कुछ पार्ट मतलब एक्स पार्ट आपका चेंज होगा प्रोडक्ट में, इसीलिए इसका कंसंट्रेशन एक्स हो जाएगा। ए माइनस एक्स कुछ रिड्यूस होकर प्रोडक्ट में चेंज होगा। फाइन, तो अगर मैं इसको इस टर्म्स पे लिखूं, जो log ए नॉट है, ए नॉट मतलब क्या, कंसंट्रेशन एट टाइम t0, कंसंट्रेशन एट टाइम t0 क्या है, ए है, तो log ए लिख सकती हूँ मैं डायरेक्ट। log ए टी कंसंट्रेशन एट टाइम t क्या है, ये हम लोग का a माइनस एक्स, तो मैं log a माइनस एक्स लिख सकती हूँ। ये के टी बाय 2.303 हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, a बाय a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी बाय 2.303। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है आपका, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको पूछ लेता है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि काफ़ी बार पूछ लेता है ये फॉर्मूला। फाइन, तो अभी हम लोग ग्राफ्स देख लिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख लिए। हाँ, अभी हम लोग हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। क्या था कि हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ मतलब जैसे कि मान लो आपका एक रिएक्शन, पूरा होल रिएक्शन है, ठीक है। होल रिएक्शन में आपको जानना है कि टाइम कितना लगा पूरा रिएक्शन कंप्लीट करने में, तो वो t100 हो जाएगा, t100% हो जाएगा। लेकिन आपको जानना है कि आधा रिएक्शन में कितना टाइम लगा, तो वो हाफ लाइफ है। मतलब कितना टाइम लगा हाफ रिएक्शन होने में, मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो हाफ रिड्यूस होने में कितना टाइम लगा, क्योंकि जब कंप्लीट रिएक्शन होगा तो फिर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पूरा रिड्यूस होकर प्रोडक्ट में चेंज होगा। लेकिन अगर आप हाफ रिएक्शन मतलब आधे रिएक्शन में जानना चाहते हैं कि टाइम कितना लगा, तो ऑब्वियसली वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो आधा रिड्यूस हुआ होगा ना, तो बस वही। फाइन, हाफ लाइफ मतलब वही होता है, ठीक है। तो फिर हाफ लाइफ, हाँ, तो हाफ लाइफ को अगर मैं लिखूं तो ए टी को कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2 हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको मतलब जानना है कि आधे रिएक्शन में टाइम कितना हुआ है, कितना टाइम लगा है आधे रिएक्शन होने में। तो आपको आपका जो पहला इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो आधा रिड्यूस हुआ होगा, इसीलिए ये जो कंसंट्रेशन एट टाइम टी है, ये कंसंट्रेशन एट टाइम टी हाफ है, ठीक है। तो ये ए नॉट बाई 2 होगा, आधा रिड्यूस हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसके टर्म्स में लिखती हूँ तो ये लॉग ए नॉट, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ए नॉट बाय ए टी क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 इक्वल्स टू के टी हाफ 2.303 log 2, log कैंसिल हो जाएगा, ए नॉट log 2 बचेगा। log 2 का जो वैल्यू होता है वो 0.3010 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और 2.303, तो ये आपका के टी हाफ हो जाएगा 0.693, टी हाफ आपका हो जाएगा
0.693/K। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि T½ का वैल्यू होता है 0.693/K, या फिर आप इसका डेरिवेशन भी याद रख सकते हैं, वैसे कुछ दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। यहाँ पे ये जो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जबकि जीरो ऑर्डर पे डिपेंड करता था, ठीक है। यहाँ पे वो डिपेंड नहीं करता है, फाइन। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको कंप्लीट रिएक्शन देखने मिलेगा ही नहीं। मतलब अगर मैं बताऊँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो T 100% होता है वो इन्फिनिटी होता है, मतलब हम लोग को पता ही नहीं होता कि कब जाके कंप्लीट होगा रिएक्शन, ओके। T 100% इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है, फाइन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक फॉर्मूला होता है 1/T आई गेस ln NP0 minus P0 NP0/PD, ये प्रेशर के फॉर्म में फॉर्मूला होता है, ओके। और एक भी फॉर्मूला होता है 1/T ln V infinity divided by V infinity by VT। ये कुछ फॉर्मूला होता है, ये काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स में पूछ लेता है, ओके। इसको आप याद भी रख सकते हैं, या फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको मैंने अभी बताया था, 2.303 log, इसके टर्म्स पे आप इसको कंपेयर करके आप इसको निकाल भी सकते हैं, ओके। क्योंकि ये जो V इन्फिनिटी होता है ये ऑलरेडी आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू दिया होता है, तो आप इसको अगर याद रखते हैं तो इसको आप इसके साथ कंपेयर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है दोनों को फॉर्मूले को, या फिर आप इसको याद भी रख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप इसको ये फॉर्मूले को यूज़ करके ये सब के लिए न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगी, ताकि आपको मैं बता सकूँ किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से फॉर्मूले को कंपेयर करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कौन सा टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आ सकती हूँ, क्या और इम्प्रूव हो सकता है। सो थैंक यू सो मच।